यूनिटी फॉर पावर। यूनिटी का मतलब एकता, ताकत के लिए एकता। देखो इस एडिटोरियल में बात की गई है कि इजराइल के दो विरोधी नेता एक हो गए हैं, किस चीज़ के लिए? पावर के लिए। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कहानी सारी। इजराइल्स राइवल फैक्शंस। इजराइल के राइवल का मतलब होता है विरोधी, फैक्शन का मतलब होता है दल या फिर गुट। कि भाई इजराइल के जो विरोधी गुट हैं हैव एंडेड ए डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध। जब जाम लग जाता है ना सिचुएशन में, उसको बोलते हैं, गतिरोध की स्थिति हो जाती है ना, उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो इजराइल्स राइवल फैक्शंस हैव एंडेड ए डेडलॉक, कि भाई इजराइल के जो विरोधी गुट हैं उन्होंने इजराइल में गतिरोध को समाप्त कर दिया है बाय जॉइनिंग हैंड्स, हाथ मिलाते हुए। बट चैलेंजेस रिमेन, यानी कि इजराइल के दोनों विरोधी गुट जो है आपस में मिल गए हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस रिमेन, फिर भी अभी भी काफ़ी चुनौतियां बाकी हैं, अभी भी काफ़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इजराइल्स न्यू यूनिटी गवर्नमेंट। इजराइल की नई एकता वाली सरकार, यानी कि विरोधी गुट मिलकर जो नई सरकार बनी ना, उसके लिए कहा जा रहा है विच हैज एंडेड ए प्रोट्रैक्टेड पॉलिटिकल डेडलॉक। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है एक लंबी अवधि में फैला हुआ, है ना, दीर्घ काल में जो फैला हुआ, प्रोट्रैक्टेड पॉलिटिकल डेडलॉक। कि भाई इजराइल में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी, है ना, राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी काफ़ी लंबे समय से। तो ये जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था, ये जो जाम लगा हुआ था ना राजनीति में, ये समाप्त हो गया है। आफ्टर 3 इनकन्क्लूसिव इलेक्शंस इन ए ईयर। आफ्टर 3 इनकन्क्लूसिव, इनकन्क्लूसिव का मतलब है जिसका नतीजा नहीं निकलता कोई भी। कि भाई इजराइल में एक साल में जो है 3 चुनाव हुए, इसके बावजूद भी मतलब किसी भी पार्टी की सरकार जो है पूरी तरीके से नहीं बन पाई। तो फाइनली क्या हुआ कि ये दोनों पार्टी जो है आपस में मिल गई हैं और मिलके इस तरह से इन्होंने क्या किया है, इस गतिरोध को समाप्त किया है। अब देखना ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इजराइल की नई सरकार के लिए। इजराइल्स न्यू यूनिटी गवर्नमेंट इज लाइकली टू ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना, है ना, निगरानी करना। इज लाइकली, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है। इज लाइकली टू ओवरसी वर्सनिंग। वर्सनिंग का मतलब होता है खराब होते हुए, खराब होता हुआ। टेंशंस विथ द पैलेस्टीनियंस। कि भाई इजराइल के ये जो फिलिस्तीनी हैं इनके साथ जो खराब होते हुए संबंध है ना, ओवरसी जो तनाव देखने को मिल रहा है फिलिस्तीनी उर्स में। इज लाइकली टू ओवरसी वर्सनिंग टेंशन। कि भाई तनाव जो है बढ़ता जा रहा है इजराइल के बीच में और ये जो फिलिस्तीनी हैं इनके बीच में जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। एज क्यों? एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है राज्य हड़प लेना। कोई देश जब किसी दूसरे देश की या कोई राज्य किसी दूसरे राज्य की ज़मीन को हड़प लेता है ना, उसको बोलते हैं एनेक्सेशन। ऑफ जूइश सेटलमेंट, यहूदियों को बसाना, सेटल करना। इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक का मतलब है कि ये वेस्ट बैंक जो कि प्राप्त किया गया है। इज हाई, यह नंबर 1 पे है ऑन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहूस एजेंडा। कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर कौन है इजराइल के? वो हैं बेंजामिन नेतान्याहू। उनका जो एजेंडा है, उनकी जो कार्यसूची है, उस कार्यसूची में नंबर, ये जो है ना काफ़ी प्रमुख चीज़ है। क्या काफ़ी प्रमुख चीज़ है? कि भाई प्रमुख चीज़ ये है कि भाई ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू है, इन्होंने क्या किया है कि ये देखो, ये जो वेस्ट बैंक है ना, वेस्ट बैंक क्या है? एक क्षेत्र का नाम है। कि भाई ये जो इजराइल है ना, ये इजराइल है, इसी इजराइल में एक इलाका है, उस इलाके पे क्या है? फिलिस्तीनी। इजराइल एक देश है, इसी देश में एक इलाका है, उसमें कौन है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब है कि भाई ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है और इजराइल जो है यह यहूदी है, मुख्यतः ये यहूदी हैं। अब इजराइल ने क्या किया? इस पर कब्जा कर लिया। किस पर? वेस्ट बैंक पर। जबकि फिलिस्तीनी जो है ना वो मानते हैं कि भाई वेस्ट बैंक हमारा है। फिलिस्तीनी मानते हैं कि भाई जो है वेस्ट बैंक हमें दिया जाए और हमारा एक अलग अलग राज्य बना दिया जाए हमें। तो अभी हाल ही में क्या देखने को मिला हमें कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू है, इन्होंने एनेक्सेशन, है ना, हड़प लिया किसको? इसको वेस्ट बैंक को। और वेस्ट बैंक को हड़प के अब ये क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर यहूदी जो है, यानी कि जो इजराइल के जो एक तरीके से लोग हैं ना यहूदी, उनको यहाँ पे बसाना चाहते हैं। तो एक तरीके से टेंशन बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र पर, वेस्ट बैंक पे जो है ना काफ़ी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि फिलिस्तीनी जो हैं वे इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई जो है वेस्ट बैंक को हमसे छीन लिया जाए। फिलिस्तीनी मानते हैं कि भाई वेस्ट बैंक जो है ये हमें दिया जाए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। आगे देखते हैं कि मिस्टर नेतान्याहू इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग
लीडर मिस्टर नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू के बारे में कहा जा रहा है, इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर, कि भाई इजराइल के सबसे लंबी अवधि तक जो है सर्व करने वाले जो है नेता हैं ये, है ना। हु जस्ट बिगन हिज 4th कंजिक्यूटिव टर्म, देखो 3 बार तो लगातार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब ये चौथा कार्यकाल शुरू किया था ना, कंजिक्यूटिव यानी लगातार, टर्म का मतलब है कि भाई इनका जो शासनकाल है, कि भाई इन्होंने जस्ट अपना चौथा शासनकाल शुरू किया था। हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब होता है शुरुआत कर देना, डिस्कशंस ऑन दिस प्लान, कि भाई उनका जो प्लान है ना, कि ये जो वेस्ट बैंक है जिसको कि इन्होंने हड़प लिया है किनसे, फिलिस्तीनियों से, अब ये क्या करना चाहते हैं, ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू है, यहाँ पे जो है यहूदियों को जो है सेटलमेंट करना चाहते हैं ना। तो हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड डिस्कशन, तो इन्होंने इस बात पर जो है चर्चा करना प्रारंभ कर दिया इस प्लान पर। आगे देखते हैं। द मैन बिहाइंड द रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन, है ना। द मैन बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल फॉर्चून्स, फॉर्चून्स का मतलब होता है लाभ, ऑफ मिस्टर नेतान्याहू, द मैन बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑफ मिस्टर नेतान्याहू, कि भाई ये जो मिस्टर नेतान्याहू को राजनीतिक रूप से जो लाभ प्राप्त हुआ है वह किसके माध्यम से हुआ है, द मैन बिहाइंड, कि भाई ये जो राजनीतिक लाभ मिला है ना, इसका एक पुनर्जीवन मिला है, इसके पीछे कौन है आदमी, इसके पीछे है आदमी हु हैज़ बीन, अभी तो फिलहाल मिस्टर नेतान्याहू के लिए कहा जा रहा है कॉमा लगा के लिए, हु हैज़ बीन इंडाइटेड, इंडाइट का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर अभी जो है इल्ज़ाम लगाना, कि मिस्टर नेतान्याहू जिस पर कि आरोप लगाए गए हैं, इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हु हैज़ बीन इंडाइटेड फॉर करप्शन, मिस्टर नेतान्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। अब इनके पीछे यानी कि मिस्टर नेतान्याहू को जो राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ, इस राजनीतिक लाभ प्राप्त होने के पीछे कौन है आदमी, वो है वाज हिज वन टाइम नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब होता है विरोधी, जो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, कि भाई एक समय मिस्टर नेतान्याहू के जो विरोधी हुआ करते थे ना, उन्होंने ही मिस्टर नेतान्याहू को राजनीतिक लाभ प्राप्त करने में मदद की, बेनी गांट्ज। तो ये जो बेनी गांट्ज है, बेनी गांट्ज जो है ना, कौन है बेनी गांट्ज, लीडर ऑफ द सेंट्रिस्ट ब्लू एंड वाइट पार्टी, कि देखो ये जो मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू है ना, इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, और ये जो मिस्टर बेनी गांट्ज है इनकी पार्टी का नाम है ब्लू एंड वाइट पार्टी। तो अब ये जो बेनी गांट्ज हैं ये क्या हुआ करते थे, पहले मिस्टर नेतान्याहू के बिल्कुल ज़बरदस्त विरोधी थे ये, लेकिन इन्होंने ये बाद में किससे मिल गए, बेंजामिन नेतान्याहू से ही मिल गए और इनकी इन्होंने मदद की। आगे देखते हैं। द फॉर्मर, पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, द फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एंटर्ड पॉलिटिक्स विथ द सोल मिशन टू उस्ट द लिकर्ड पार्टी। अब ये कहा जा रहा है बेनी गांट्ज के लिए, बेनी गांट्ज जो कि कौन है, पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं ये। एंटर्ड पॉलिटिक्स, बेनी गांट्ज ने जो है पॉलिटिक्स में प्रवेश किया विथ द सोल मिशन, सोल मिशन का मतलब है एकमात्र मिशन। जब मिस्टर बेनी गांट्ज ने राजनीति में जो है प्रवेश किया तो इनका एकमात्र मिशन क्या था, टू उस्ट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, द लिकुड पार्टी, कि ये जो लिकुड पार्टी है यानी कि ये जो बेंजामिन नेतान्याहू और बेंजामिन नेतान्याहू की पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते थे, टू उस्ट द लिकुड पार्टी हेड, है ना, लिकुड पार्टी हेड का मतलब है यहाँ पे बेंजामिन नेतान्याहू को यह उखाड़ फेंकना चाहते थे फ्रॉम ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के पद से, एंड प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन, और इसके साथ ही बेनी गांट्ज ने जो है प्रस्ताव दिया, है ना, कानून का प्रस्ताव दिया, टू सेट टर्म लिमिट्स फॉर द प्रीमियर। प्रीमियर का यहाँ पे मतलब है एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर, किसी भी देश का जो मुख्य हेड होता है ना उसको बोला जाता है प्रीमियर। तो देखो जो बेनी गांट्ज जब राजनीति में आए, इजराइल की राजनीति में, तो इनका मुख्य एकमात्र उद्देश्य था कि लिकुड पार्टी के ये जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं इनको हटा देना। इसके अलावा इन्होंने जो है ना एक कानून का प्रस्ताव भी दिया कि भाई ये कानून बनाया जाए, उसके माध्यम से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की जो है उसकी लिमिट सेट की जाए, कि भाई एक बार बन सकता है प्राइम मिनिस्टर, 2 बार या 3 बार बन सकता है ना, उसकी लिमिट सेट की जाए ना। ऐसा नहीं कि कोई लगातार बने ही जा रहा है, जैसे कि इनको हमें देखने को मिला बेंजामिन नेतान्याहू जो है ये 3 बार तो लगातार ले चुके और चौथी बार इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। तो बेनी गांट्ज का एक उद्देश्य ये भी था कि भाई प्राइम मिनिस्टर बनने की जो सीमा है ना उसको निर्धारित किया जाए। आगे देखते हैं। इन हिज इलेक्शन कैंपेन्स, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, इन हिज इलेक्शन कैंपेन, अपने चुनाव अभियानों के दौरान, एंड ड्यूरिंग डिफिकल्ट कोलिशन नेगोशिएशन। अब देखो ये भी तो हमें देखने को मिला ना, लेकिन फाइनली हुआ क्या, मिस्टर बेनी गांट्ज इनको उखाड़ फेंकना चाहते थे, किनको, मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू को, लेकिन इन्हीं के साथ मिल गए हैं और गठबंधन सरकार बना ली है।
अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि इन हिज इलेक्शन कैंपेन, अपने चुनावी अभियानों के दौरान, एंड ड्यूरिंग डिफिकल्ट कोalition नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है कि जब बातचीत करते हो ना, किसी चीज़ का हल निकालने के लिए जो बातचीत करते हो उसको बोला जाता है नेगोशिएशन, है ना। एंड ड्यूरिंग डिफिकल्ट कोalition नेगोशिएशन, कोalition यानी गठबंधन। तो ये जो गठबंधन हुआ, यह जो गठबंधन देखने को मिला हमें बेनी गांट्ज में और मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दौरान, तो इस गठबंधन के दौरान जो इनमें बातचीत हुई है ना, जो डिफिकल्टी आई उस दौरान, है ना, मिस्टर गांट्ज वर अडामेंट, अडामेंट का मतलब है अड़ियल, जिद्दी। तो मिस्टर गांट्ज जो है बहुत ही ज़्यादा अड़ियल थे, जिद्दी थे, हठी थे। किस बात को लेकर? दैट ही वुड नेवर वर्क अंडर ए प्राइम मिनिस्टर। मिस्टर गांट्ज ने ये कहा था कि वे ऐसे प्रधानमंत्री के अधीन में काम नहीं करेंगे हु फेस्ड क्रिमिनल चार्जेस, जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप हैं, हु फेस्ड क्रिमिनल चार्जेस, जिनके खिलाफ आपराधिक आरोप है। यानी कि मिस्टर गांट्ज ने ये कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के नीचे अधीन काम करने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि इनके खिलाफ जो है आपराधिक मामले हैं। ही वॉज इवन रेडी टू ज्वाइन ए यूनिटी गवर्नमेंट। अब देखो, ही वॉज रेडी टू ज्वाइन ए यूनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने कहा कि भाई ब्लू एंड, ये जो है ना ब्लू एंड वाइट पार्टी और ये जो लिक्विड पार्टी है, कि ठीक है अगर गठबंधन होना चाहता है तो हो, गठबंधन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गठबंधन का लीडर जो है वह बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रहेंगे। ही वॉज इवन रेडी, यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी तैयार थे टू ज्वाइन ए यूनिटी गवर्नमेंट, कि वे जो यूनिटी गवर्नमेंट थी ना उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार थे, विथ लिक्विड, लिक्विड के साथ मिलने को तैयार थे, लिक्विड पार्टी के साथ, प्रोवाइडेड, बशर्ते दैट मिस्टर नेतन्याहू स्टेप्ड असाइड, कि भाई मिस्टर नेतन्याहू है ना वो अपने पद से उतर जाए, है ना, एक तरफ हो जाए। स्टेप असाइड का मतलब होता है अपने पद से हट जाना, एक तरफ साइड में हो जाना, कि मिस्टर नेतन्याहू जो है वो हट जाए अपने पद से, और तब वे जो है लिक्विड पार्टी को ज्वाइन करने को तैयार थे, लिक्विड पार्टी के साथ जो है यूनिटी करने को तैयार थे। आयरनिकली का मतलब होता है विडम्बनापूर्ण बात। ये देखिए कि द जुडिशियल ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई जो चलती है ना अदालत में, उसको बोलते हैं ट्रायल। द जुडिशियल ट्रायल का मतलब है न्यायिक सुनवाई। इनटू मिस्टर नेतन्याहूस इंडाइटमेंट फॉर करप्शन, इंडाइटमेंट का मतलब है आरोप, कि भाई मिस्टर नेतन्याहू जो हैं इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब इन भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो है सुनवाई होनी है ना, भ्रष्टाचार के आरोप है उनके ऊपर, रिश्वत के आरोप है, ब्राइबरी के आरोप है। एंड ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, ऑफ ट्रस्ट, है ना, कि भाई इन्होंने जो है विश्वास का उल्लंघन किया है ना, विश्वास को तोड़ा है इन्होंने, मिस्टर नेतन्याहू ने। बिगिंस ऑन May 24, कि 24 मई से जो है अदालत में सुनवाई होने जा रही है। किस चीज़ की सुनवाई? मिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ जो भी आरोप है ना उन आरोपों की सुनवाई होने जा रही है। द कोर्ट्स आर ऑल्सो हियरिंग चैलेंजेस, कोर्ट्स की भाई ये जो अदालतें हैं आर ऑल्सो हियरिंग चैलेंजेस, वह उन चुनौतियों को भी सुन रही हैं टू हिज चॉइस एज प्राइम मिनिस्टर, टू हिज चॉइस एज प्राइम मिनिस्टर, कि भाई प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये जो इनकी चॉइस रखी गई है ना, कि भाई ये जो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में ये जो यूनिटी गवर्नमेंट इजराइल में अस्तित्व में आएगी, तो इस यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है कि ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, शुरुआत में ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। कि भाई इजराइल में क्या है कि ये जो मिस्टर नेतन्याहू हैं और मिस्टर बेनी गांट्ज हैं, इनके बीच में जो समझौता हुआ है ना, वो समझौता ये हुआ है कि भाई शुरू में जो है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कुछ दिनों के लिए आप प्राइम मिनिस्टर रह लो और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो इनको जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनका जो चुनाव है, इसको भी कई लोगों ने जो है चुनौती दी है अदालत में। क्यों? एज मिस्टर नेतन्याहू कुड इन्फ्लुएंस, कुड का मतलब आया इस बात की संभावना बनती है कि मिस्टर, इस बात की पॉसिबिलिटी है, मिस्टर नेतन्याहू कुड इन्फ्लुएंस द नॉमिनेशन ऑफ जजेस एंड द प्रोसिक्यूटर, कि मिस्टर नेतन्याहू प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ जज, कि भाई जो जजों की नियुक्ति होती है ना, जजों का जो नामांकन है ना, एंड द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब एक तरीके से वकील जो है, यानी कि वे वकील और ये जो जज हैं इनको प्रभावित कर सकते हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। आगे देखते हैं, इन ए टर्न ऑफ इवेंट्स इन लेट मार्च, कि मार्च के लास्ट में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला, टर्न ऑफ इवेंट्स का मतलब है जो घटनाएं देखने को मिली हमें, काफ़ी सारी है ना, घटनाओं में जो काफ़ी कुछ बदलाव हमें देखने को मिला। मिस्टर गांट्ज फर्स्ट petitioned the court against moves to stall the election of the new speaker and, तो क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला लेट मार्च में? मिस्टर गांट्ज ने पहले तो याचिका लगाई अदालत में, मिस्टर गांट्ज फर्स्ट पेटिशन, याचिका, द कोर्ट है ना, कोर्ट में याचिका लगाई अगेंस्ट मूव्स है ना, इस कदम के खिलाफ, टू स्टॉल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर, कि भाई नए स्पीकर के को, स्टॉल का मतलब क्या होता है, रोकना है ना, नए स्पीकर के चुनाव को रोकने के लिए याचिका अदालत में किसने लगाई? मिस्टर गांट्ज ने। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 24 घंटों के भीतर भीतर
नॉमिनेटेड हिमसेल्फ टू द पोजीशन। मिस्टर गांठ जो है 24 दिनों के भीतर भीतर अपने आप को ही जो है इन्होंने स्पीकर की पोजीशन पे जो है अपने आप को ही जो है नॉमिनेट कर लिया। ए स्टेप, एक कदम, दैट लेड टू द स्प्लिंटरिंग ऑफ द ब्लू एंड वाइट, एक ऐसा कदम जिसके माध्यम से क्या हुआ, दैट लेड, जो कि कारण बना, स्प्लिंटरिंग का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, ऑफ ब्लू एंड वाइट, ये जो ब्लू एंड वाइट पार्टी है यह एक तरीके से बिखर गई, टूट गई है ना। बट द डिसीजन दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज हिज कैपिचुलेशन, कैपिचुलेशन का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना किसी के आगे, एंड बिट्रेल का मतलब है एक तरीके से दगाबाजी, धोखेबाजी, ऑफ हिज सेंटर लेफ्ट सपोर्टर, सेंटर लेफ्ट सपोर्टर का मतलब है यहाँ पे ये सेंटर लेफ्ट पार्टी का नाम है, कौन सी पार्टी, ये जो ब्लू एंड वाइट पार्टी है ना, इज द डिसीजन दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, कि भाई निर्णय जिसको कि वर्णित किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने जो है मिस्टर गांठ ने जो है समर्पण कर दिया या फिर इन्होंने अपनी पार्टी के साथ जो है विश्वासघात किया है ना, तो ये जो डिसीजन है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इज हिज फेल्यूअर, कि मिस्टर गांठ जो थे, बेनी गांठ जो थे वे असफल रहे टू सिक्योर ए वीटो, वीटो को सुरक्षित करने में। वीटो क्या होता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उस डिसीजन के खिलाफ जो रोक लगाई जाती है ना उसको बोलते हैं वीटो। टू सिक्योर ए वीटो ऑन द एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब होता है, मैंने बताया ना एनेक्सेशन का मतलब किसी के राज्य को हड़प लेना, किसी की ज़मीन को हड़प लेना, एक देश द्वारा या एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, उसको बोलते हैं एनेक्सेशन। ऑफ द सेटलमेंट्स ऑन द वेस्ट बैंक इन द कोलिशन एग्रीमेंट। अब देखो डिटेल क्या कहना चाह रहा है कि ये जो डिसीजन लिया है इन्होंने, थोड़ी सी बड़ी लाइन है, इसको समझने की कोशिश करना, कि बट द डिसीजन दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज इज कैपिचुलेशन, कि भाई ये जो निर्णय बेनी गांठ ने लिया, उनके निर्णय को जो है क्या कहा गया है, आत्मसमर्पण माना गया है, उनका जो डिसीजन है उसको दगेबाजी माना गया है अपनी पार्टी के साथ। तो उनका जो डिसीजन था ना वह फेल्यूर था, कि मिस्टर बेनी गांठ जो थे वह असफल रहे, किस चीज़ में, वे वीटो नहीं लगा पाए, किस चीज़ में वीटो लगाना था, ऑन द एनेक्सेशन ऑफ द सेटलमेंट्स ऑन द वेस्ट बैंक इन द कोलिशन एग्रीमेंट, कि भाई कोलिशन एग्रीमेंट, कि भाई जब कोलिशन हुआ है ना, कोलिशन ये मतलब गठबंधन समझौता हुआ, तो उस गठबंधन समझौते के दौरान जो है वे क्या करना चाहते थे, मिस्टर बेनी गांठ जो है इस पर वीटो लगाना चाहते थे, किस पर, कि ये जो एनेक्सेशन है ना इजराइल के द्वारा, ये जो फिलिस्तीनियन जो क्षेत्र है एक तरीके से उस क्षेत्र पर, ये जो वेस्ट बैंक है उस पर कब्जा करने पर ये वीटो लगाना चाहते थे मिस्टर बेनी गांठ। मिस्टर बेनी गांठ जी क्या चाहते हैं, मिस्टर बेनी गांठ जी ये चाहते हैं कि भाई ये जो इजराइल है ना, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीनी क्षेत्र, सारा की सारा क्षेत्र एक बना रहे, ये जो है ना बांटना नहीं चाहते हैं ना, बंटवारा नहीं चाहते मिस्टर बेनी गांठ है ना, तो इन्होंने वीटो लगाने की कोशिश की थी लेकिन ये वीटो नहीं लगा पाए है ना। आगे देखते हैं, ऑल अदर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एक्सेप्ट दोज, ऑल अदर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब है कानून, एक्सेप्ट दोज यानी कि सारे की सारे कानून सिर्फ छोड़कर, किनको छोड़कर, रिलेटिंग टू द फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब है नतीजा, परिणाम, फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, कि भाई कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है और उसके द्वारा प्रभावित जो क्षेत्र है उनसे संबंधित कानूनों को छोड़ के बाकी जो कानून हैं रिक्वायर म्यूचुअल कंसल्टेशन बिटवीन द गवर्निंग पार्टीज, उन सब कानूनों को निर्मित करने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत होती है। मतलब कि भाई कोविड-19 से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है ना तो उसको जो है ज़्यादा कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको ज़रूरत होती है म्यूचुअल कंसल्टेशन की, आपस में जो है कंसल्टेशन किया जाए, परामर्श किया जाए बिटवीन द गवर्निंग पार्टीज़ की, जो भी शासन करने वाली पार्टीज है उनके बीच में आपस में जो है क्या होना चाहिए, कंसल्टेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं कि एन एडवोकेट ऑफ ए यूनाइटेड जेरूसलम, एन एडवोकेट ऑफ ए यूनाइटेड जेरूसलम एंड नॉट ए वोकल सपोर्टर, वोकल सपोर्टर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ की खुल के समर्थन करता है, ज़बरदस्त रूप से किसी चीज़ का समर्थन करता है, उसको बोलते हैं वोकल सपोर्टर, एंड नॉट ए वोकल सपोर्टर ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई ये जो मिस्टर गांठ जो है ना, ये मिस्टर गांठ नहीं चाहते कि भाई इजराइल जो है ना, ये इजराइल ये पूरा की पूरा क्षेत्र है एक बहुत बड़ा, इसी में जो है कुछ ये जो है ना एक इलाका है जहाँ पर फिलिस्तीनी भी रहते हैं। अब इनके बीच में आप ऐसा समझ लो कि ये गाजा पट्टी है ना, ये वेस्ट बैंक है ना। तो अब ये क्या चाहते हैं कि भाई इजराइल जो है ना, इजराइल ने क्या किया, इन पर कब्जा कर लिया, किस पर कब्जा कर लिया, ये जो वेस्ट बैंक है ना इस पर अपना कब्जा कर लिया, हड़प लिया इसको है ना। अब लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये जो फिलिस्तीनियन है, ये फिलिस्तीनियन ये चाहते हैं कि दो राज्य बना दिए जाएं, मतलब, और दो राज्य बना दिए जाएं तो फिलिस्तीन क्या चाहता है कि ये जो गाजा पट्टी है या ये वेस्ट बैंक है यह फिलिस्तीन को दिए जाएं, है ना,
कि ये जो है ना फिलिस्तीन जो है, मैंने बताया ना आपको, यह मुस्लिम बहुल लोग हैं और इजराइल में कौन है, ये जो है ज़्यादा यहूदी हैं। अब लेकिन ये जो मिस्टर बेनी गांठ थे ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं यूनाइटेड जेरूसलम, ये बंटवारा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन हो, गाजा पट्टी हो, वेस्ट बैंक हो, यहूदी हो, सब जो है एक यूनाइटेड चाहते हैं पूरा की पूरा काम। एंड नॉट ए वोकल सपोर्टर ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है एक राज्य को 2 राज्यों में विभक्त कर देना, तो 2 में बांटने के यह जो है फेवर में नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए इट इज़ डाउटफुल कि भाई ये जो है यूनाइटेड जेरूसलम के सपोर्ट करने वाले हैं मिस्टर बेनी गांट्ज, तो इट इज़ डाउटफुल इफ मिस्टर गांट्ज वुड ब्लॉक मिस्टर नेतान्याहूज एनेक्सेशन बिड। यह डाउटफुल है, इस बात में संशय है कि मिस्टर गांट्ज जो है वुड ब्लॉक मिस्टर नेतान्याहूज एनेक्सेशन बिड, कि भाई क्या मिस्टर ये जो बेनी गांट्ज हैं, क्या वे जो है मिस्टर नेतान्याहू का जो बिड का मतलब है प्रयास, एनेक्सेशन का मतलब है हड़पने का प्रयास, कि मिस्टर नेतान्याहू का वेस्ट बैंक को हड़पने का जो प्रयास है, क्या मिस्टर बेनी गांठ जो है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये यूनाइटेड जेरूसलम के सपोर्टर हैं। लेकिन जो है ना एडिटोरियल ये पूछना चाह रहा है, अब ये नहीं करेंगे, जहाँ तक संभावना है वे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मिल गए ना, यूनिटी हो गई। अब तो पहले तो विरोधी हुआ करते थे, बेंजामिन नेतान्याहू के विरोधी थे बेनी गांठ, अब तो इन दोनों में आगे क्या समझौता हुआ है, इनमें समझौता ये हुआ है, आगे पढ़ेंगे, आगे आपको खुद पता चल जाएगा क्या समझौता हुआ है इनके बीच में, कि any move to annex West Bank territories which the Palestinians see as part of their future state। एनी मूव, कोई भी कदम हड़पने का, कोई भी कदम, टू एनेक्स वेस्ट बैंक टेरिटरीज का मतलब है वेस्ट बैंक क्षेत्र, कि वेस्ट बैंक क्षेत्र को हड़पने का कोई भी कदम कुड वर्सन, खराब कर सकता है एन ऑलरेडी फ्रेजाइल सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा नाजुक है, पहले ही बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। फिलिस्तीनी और ये जो यहूदी हैं, फिलिस्तीनी और ये जो इजराइल के बीच में तनाव जो है पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब अगर इजराइल इस वेस्ट बैंक को हड़प लेता है तो जो है स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है ना। अब देखो ये जो वेस्ट बैंक टेरिटरीज है ना, इसके बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है, विच द पैलेस्टीनियंस सी एज पार्ट ऑफ देयर फ्यूचर स्टेट, कि जो ये जो फिलिस्तीनी है ना, वेस्ट बैंक को जो है अपने क्षेत्र के रूप में देखते हैं ना। फिलिस्तीनी समझते हैं कि भाई हमारा एक अलग राज्य का निर्माण किया जाएगा और उस अलग राज्य में जो है वेस्ट बैंक हमारा क्षेत्र होगा, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। और ऐसे समय पे मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ये जो वेस्ट बैंक को पूरी तरह से हड़प लेना चाहते हैं, इसके माध्यम से जो स्थिति पहले से ही खराब चल रही है फिलिस्तीनियों के बीच में और इजराइल के बीच में, ये और ज़्यादा खराब हो सकती है। एज पर द डील ब्रोकर्ड इन अप्रैल, कि भाई जो डील हुई है ना मिस्टर नेतान्याहू के बीच में, देखते हैं, एज पर द डील ब्रोकर्ड इन अप्रैल मिस्टर नेतान्याहू विल सर्व एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट 18 months एंड हैंड ओवर द रोल टू हिज अर्स्टवाइल, का मतलब होता है पूर्व अपोनेंट, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द 3-year टर्म। देखो क्या समझौता हुआ इनमें, देखो कितना बड़ा, इसको कहते हैं राजनीति है ना, कितना बढ़िया समझौता किया है इन दोनों ने। एज पर द डील ब्रोकर्ड इन अप्रैल, कि भाई जो अप्रैल में डील हुई है ना, ब्रोकर का मतलब होता है वो जो ब्रोकर जैसे दलाली के माध्यम से जो डील की जाती है ना, तो वो जो डील हुई है उसमें क्या समझौता हुआ है कि मिस्टर नेतान्याहू विल सर्व एज प्राइम मिनिस्टर, कि मिस्टर नेतान्याहू पहले 18 महीनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हैंड ओवर का मतलब है प्रदान कर देना। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी किसको सौंप दी जाएगी, द रोल, यानी कि वही प्राइम मिनिस्टर का पद जो है किसको दे दिया जाएगा, पूर्व विरोधी मिस्टर बेनी गांठ जो कि इनके पूर्व विरोधी थे, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द 3-year टर्म, है ना। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो पद है ना उसको 18 महीनों तक तो कौन संभालेंगे, मिस्टर नेतान्याहू संभालेंगे, और बाकी के 3 वर्षों के लिए उस प्राइम मिनिस्टर के पद को संभालेंगे मिस्टर बेनी गांठ। अब देखो कितना बढ़िया जबरदस्त समझौता हुआ है। आगे देखते हैं, दिस इज हाउएवर ए पोटेंशियल ग्रे एरिया, लेकिन ये जो इनके बीच में ये जो समझौता हुआ है ना, हाउएवर ए पोटेंशियल का मतलब है संभावित, ग्रे एरिया का मतलब है अस्पष्ट क्षेत्र। लेकिन ये जो समझौता हुआ है ना ये बिल्कुल अस्पष्ट है मामला, है ना, बिल्कुल स्थिति एकदम साफ नहीं है। क्यों? गिवन, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, दैट वुड अराइज, अनिश्चितता जो कि पैदा होगी, फॉर द कोलिशन, पूरे की इस गठबंधन के लिए, कि ये जो गठबंधन के माध्यम से जो सरकार बनी है ना, इस गठबंधन की सरकार के लिए जो है परेशानी पैदा होगी। क्यों परेशानी पैदा होगी? फ्रॉम ए जुडिशियल वर्डिक्ट, एक न्यायिक फैसला जब आएगा ना, जुडिशियल वर्डिक्ट का मतलब है न्यायिक फैसला। कौन सा न्यायिक फैसला? अगेंस्ट मिस्टर नेतान्याहू, कि देखो मिस्टर नेतान्याहू जो हैं इन पर भ्रष्टाचार के, ब्राइबरी के कई सारे आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। अब न्यायिक फैसला आता है और इनको दोषी पाया जाता है, तब फिर स्थिति क्या बनेगी? इसलिए एडिटोरियल कहना चाहता है कि मामला जो है ना अभी डावाडोल है। इफ़ दैट हैपन्स, है ना, कि अगर
फैसला जो है मिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ आता है, अदालत के माध्यम से फैसला मिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ आता है, ही कुड अगेन प्ले द विक्टिम, ही कुड अगेन प्ले द विक्टिम। अब ये जो है ना, ये ईडियम है प्ले द विक्टिम। इस प्ले द विक्टिम का मतलब होता है अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसा समझो, जैसे कि कभी कभी होता है ना, किसी नेता के घर पे जो है, किसी नेता के ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं ना, इनकम टैक्स की रेड उसके ऊपर पड़ी है ना, भ्रष्टाचार के आरोप लगे इनकम टैक्स, तो वो नेता क्या बोलेगा? वो नेता बोलेगा कि ये विपक्ष की चाल है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे परेशान किया जा रहा है ना, ये जो पुलिस है, ये जो एजेंसी है, ये सरकार के साथ मिली हुई है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जबकि है क्या स्थिति है एक्चुअली कि आप खुद दोषी हो, इसलिए पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है, इसलिए सीबीआई आपके खिलाफ, आपके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन प्ले द विक्टिम का मतलब होता है कि आप अपने आप को दोषी नहीं मानते, आप अपना दोष जो है दूसरों के मत्थे मढ़ने की कोशिश करते हो, उसको बोलते हैं प्ले द विक्टिम। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अगर अदालत की तरफ से फैसला मिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ आता है तो वे जो है ना दोबारा से जो है प्ले द विक्टिम है ना का रोल अदा कर सकते हैं, एज व्हेन ही अक्यूज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आफ्टर चार्जेस वर फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एज जैसा कि, व्हेन ही अक्यूज्ड का मतलब है आरोप लगाना, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब है जांच करने वाली जो एजेंसी है, आफ्टर चार्जेस का मतलब है आरोप, वर फ्रेम्ड का मतलब है निर्मित करना अगेंस्ट हिम, कि भाई जब मिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने लगाए थे ना, तो तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। प्ले द विक्टिम का मतलब इन्होंने ये कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं निर्दोष हूँ, है ना, इसको बोलते हैं प्ले द विक्टिम्स। और समझ लो इस प्ले द विक्टिम्स का क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि मानो कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में काम करता है ना, अब कंपनी ने देखा कि यार ये व्यक्ति जो है ना, ये कामचोर है, मक्कार आदमी है, काम नहीं करता, इसको कंपनी से बाहर निकालो। तो जब उसे बाहर निकालना जा रहा है ना, तो वो क्या करे, जो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि नहीं, मेरे खिलाफ जो है ना, मेरी जाति को लेकर जो है, मेरे धर्म को लेकर मेरे खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए मुझे इस कंपनी से निकाला जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्ले द विक्टिम्स, कि आप जो है गलती पर हो, आप जो है दोषी हो, लेकिन आप जो है अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, आप जो है आलतू फालतू बहाने बनाते हो, दूसरों पर जो है उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हो, उसको बोलते हैं प्ले द विक्टिम्स, है ना। तो मिस्टर नेतन्याहू के ऊपर जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने चार्ज लगाए थे, आरोप लगाए थे, तब भी इन्होंने ये कहा था कि मैं जो है निर्दोष हूँ और मुझे जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है ना। और अब भी ये ऐसा ही कर सकते हैं, अगर अदालत के माध्यम से फैसला इनके खिलाफ आया ना, तो अब भी ये जो है प्ले द विक्टिम का रोल निभा सकते हैं। द मंथ्स अहेड, आगे आने वाले जो मंथ हैं, विल टेस्ट, वे इस बात का परीक्षण करेंगे, किस बात का? द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट, कि यह जो सरकार यूनिटी गवर्नमेंट बनी है ना, तो इस यूनिटी गवर्नमेंट ने कितनी ताकत है, इसका परीक्षण आगे आने वाले समय में होगा।